आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल भाई अपना लॉयर में। इसके अंदर जैसा कि मैं पहले ही सबको बता चुका हूं कि हम टॉपिक कवर कर रहे हैं इकोनॉमिक एज सेमेस्टर 2 का जो सब्जेक्ट है BA LLB का, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2। पार्ट 1 के वीडियो में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी या LPG पॉलिसी ऑफ इंडिया जो 1991 में आई थी। उस समय देश में सरदार मनमोहन सिंह जी जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उस समय GDP को 8% तक ले गए थे सरदार मनमोहन सिंह अपनी पॉलिसी के द्वारा। उस पॉलिसी का नाम है LPG पॉलिसी। तो LPG पॉलिसी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। थोड़ा सा वीडियो का मैं रिव्यू करा देता हूँ अपने पिछले वीडियो का। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ लिबरलाइजेशन डिस्कस किया था। लिबरलाइजेशन होता है लिबर्टी फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन एंड पॉलिसीज़। इसके अंदर हमने अच्छी तरह पढ़ लिया था कि किस तरह से सरकार ने बहुत सारी बंदिशें जो उद्योगों पे लगा रखी थी, इंडस्ट्री पे लगा रखी थी, वो हटा ली और वेलकम किया इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। अब हम आगे शुरू करते हैं। LPG पॉलिसी के अंदर 2 पार्ट बचे हैं अभी। एक है प्राइवेटाइजेशन, दूसरा है ग्लोबलाइजेशन पार्ट। आज हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों पार्टों को कवर करके अपने इस चैप्टर के वीडियो को यहीं पे एंड करें और अगली बार आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर लेके आएँ। तो शुरू करते हैं प्राइवेटाइजेशन से। प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन, अब आपके मन में प्राइवेटाइजेशन जो 2 शब्दों से बना है, जिसका प्राइमरी शब्द है प्राइवेट। प्राइवेट मीन्स निजी। निजी मतलब सरकारी नहीं है, यानी कि उस पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। तो सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन बेसिकली implies the process which lead to transfer of ownership of the public sector enterprises from government to the private sector। मीन्स ऐसी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि उस समय जब ये 1991 में पॉलिसी आई थी और सरदार मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो इस पॉलिसी को जब लाए थे इंडिया के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि LPG पॉलिसी आने से हमारी कुछ सिख इंडस्ट्रीज़ जो हैं, यानी कि जो सरकारी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बीमार का मतलब जो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही, लगातार कई सालों से लॉस में जा रही हैं, उनको उभरने का मौका मिलेगा। तो उसके अंदर क्या किया गया, ऐसी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ को जो लगातार कई सालों से घाटे में जा रही थी, उनको अब प्राइवेटाइज़ कर दिया गया। और अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं कि प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी कब और कहाँ शुरू हुई थी, तो कहते हैं कि वर्ल्ड में सबसे पहले जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी शुरू हुई थी वो UK और USA से शुरू हुई थी, जो 1980 के अंदर ही शुरू हो गई थी। UK के अंदर इस पॉलिसी को शुरू करने वाली मिसेस मार्गरेट थैचर थी और USA के अंदर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने स्टार्ट किया था इस पॉलिसी को। सबसे पहले UK ने और USA ने अपनी रेलवेज़ को, ऑयल इंडस्ट्री को, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ को, माइनिंग को, बस सर्विसेज को, इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी जिनको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया पब्लिक से प्राइवेट में। अब पब्लिक से प्राइवेट करने का क्या फ़ायदा होता है, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि पब्लिक से प्राइवेट करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। पहला फ़ायदा देखेंगे इसके मेरिट्स में, तो वह है आइडियोलॉजिकल ग्राउंड, यानी कि उस समय विश्व की या वर्ल्ड की इस तरह की अवधारणा बन गई थी कि कोई भी इंडस्ट्री अगर पब्लिक रहेगी तो वो पॉलिटिकल प्रेशर में काम करेगी, उसके अंदर अफसरशाही चलेगी, नौकरी जो करने वाले हैं उसका स्टाफ है उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। जो प्रेशर नहीं होगा तो वो उस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं करेगा। तो इन्होंने इस सब अवधारणाओं के ऊपर डिसाइड कर लिया कि हम जो भी प्रोडक्शन होगी या किसी भी तरह की इंडस्ट्री होगी वो अब प्राइवेटाइज़ की जाएगी ताकि देश की इकनॉमी को बूस्ट मिल सके। तो इन्होंने क्या किया, दूसरा जो इसका मेरिट्स है वो है इम्प्रूवमेंट इन द मैनेजरियल एफिशिएंसी, यानी कि जैसे आप मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 2 इंडस्ट्री हैं, एक है इंडस्ट्री A और दूसरी है हमारी इंडस्ट्री B। तो हमारी एक इंडस्ट्री है A और दूसरी इंडस्ट्री है हमारी B इंडस्ट्री है। जो A इंडस्ट्री है वो हमारी सरकारी है, यानी कि पब्लिक है, वो क्या है, पब्लिक इंडस्ट्री है। और जो हमारी B इंडस्ट्री है वो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है, यानी कि कैसी इंडस्ट्री है, वो प्राइवेट है। तो अब आप
इसके अंदर दो चीज़ देखेंगे, जो सरकारी इंडस्ट्री होगी उसके अंदर जो भी स्टाफ काम कर रहा होगा उसकी मनोदशा क्या होगी। उसकी मनोदशा ये होगी, भाई नौकरी तो लग गई है, काम करूँ ना करूँ, महीने के आखिरी में सैलरी तो आनी है, तो मैं ज़्यादा एफ़र्ट लगा के अपना काम क्यों दिखाऊं या ज़्यादा एफ़र्ट्स क्यों लगाऊं। तो क्या होगा, कंपनी जो होगी वो आगे प्रमोट नहीं होगी, वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो वहीं पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और जो उसका स्टाफ है, जो उसका जितना भी काम करने वाले मैनेजर हैं या आईएएस अफसर जो उस कंपनी पे लगाए हुए हैं, वो सब क्या है, सरकारी एम्प्लॉय हैं या उससे जुड़े हुए पॉलिटिकल मिनिस्टर्स हैं, जो सरकार चलाने वाले मंत्री हैं। मेन मोटिव क्या होगा, वो सबका मेन मोटिव सिर्फ यही होगा कि हम इस कंपनी को चलाते रहें, लॉस हो या प्रॉफिट हो, बजट से पैसा तो मिल ही जाना है। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कंपनी बी। कंपनी बी जो है वो प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग करना होता है, क्योंकि प्रॉफिट अर्न होगा जब बिज़नेस अगर प्रॉफिट में जाएगा तो एंटरप्रेन्योर जो होगा, जो मालिक होगा, उसको भी प्रॉफिट मिलेगा और जो उसका स्टाफ होगा उसको भी सैलरी मिलेगी। तो दोनों का, चाहे वो मालिक हो या उसका मैनेजर हो या उसका स्टाफ हो, सबका केवल एक ही मोटिव होता है कि कंपनी को प्रमोट करना है। यानी कि हमें इस तरह से काम करना है कि कंपनी हमारी अधिक से अधिक तरक्की कर पाए, हमारा प्रॉफिट बढ़े, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तभी सैलरी मिलेगी। किसको सैलरी मिलेगी, मैनेजर को। किसको प्रॉफिट मिलेगा, उसके एंटरप्रेन्योर को, उसके मालिक को। तो सबका सिर्फ एक ही मकसद हुआ, एक ही मकसद क्या हुआ, प्रॉफिट अर्न करना, कंपनी की ग्रोथ करना। इसके उलट अगर हम दूसरी तरफ जाएंगे ना, पब्लिक कंपनी की तरफ, सरकारी कंपनी की तरफ, तो उसका मोटिव कोई कंपनी ग्रोथ करना नहीं होगा। उसको पता है हर महीने सैलरी मिल ही जानी है, अगर लॉस में जाएगी तो भी हमें बजट से पैसा मिल ही जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन होने से फ़ायदा क्या हुआ कि डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बढ़ गई। अब तुरंत और अच्छे निर्णय लिए जा सकते थे। नो पॉलिटिकल प्रेशर, अब कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था प्राइवेटाइजेशन होने के बाद। गुड रिलेशन बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द मैनेजर, मैनेजर और शेयर होल्डर्स में एक अच्छा रिलेशन था, एक हेल्दी रिलेशंस था। लेस इंटरवेंशन, लेस इंटरफेयर, कम से कम हस्तक्षेप था सरकार का, और कम से कम सरकारी जब कंपनी होती है तो हर चीज़ में सरकारी तरीके से चलती है। उसके अंदर मिनिस्टर, मंत्री, चाहे वो सीएम हो चाहे वो पीएम हो, वो इंटरफेयर करते ही रहते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फ़ायदे के लिए। पब्लिक के फ़ायदे के लिए कम और अपनी पॉलिटिकल कंपनी के फ़ायदे के लिए ज़्यादा, पॉलिटिकल पार्टी के फ़ायदे के लिए ज़्यादा। लेकिन इसके उलट जो प्राइवेट कंपनी है उसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, वो होता है क्रिएशन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन का उत्सर्जन करना। तो इसके लिए वो हमेशा काम करती है और किसी भी तरह का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करती। तीसरा इसका पॉइंट जो है वो क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट। एक कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट का क्रिएशन किया जाता है, यानी कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी होगी वो दूसरी प्राइवेट कंपनी से हमेशा प्रॉफिट में कंपटीशन करेगी, जबकि एक पब्लिक कंपनी को कोई मतलब नहीं होता कि उसकी राइवल कंपनी मार्केट में अच्छा कर रही है या ख़राब कर रही है। उसको पता है कि वो चाहे ख़राब करे या अच्छा करे, उसको गवर्नमेंट बजट से पैसा मिल ही जाना है। चौथा पॉइंट है इसका, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द डिसीजन मेकिंग। अब जो डिसीजन मेकिंग प्राइवेट होने के बाद ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द रॉ मटेरियल, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन मेथड। अब डिसीजंस को ईजिली फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से चेंज किया जा सकता था, और पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता। कोई भी डिसीजन चेंज करने के लिए पूरी एक प्रक्रिया है कि सीएम या पीएम से लेकर वो नीचे उस अफसर तक जब ऑर्डर आएगा तभी वो काम होगा। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट है प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन। प्राइवेट कंपनी हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने में लगी रहती है, इसलिए वो ऐसे डिसीजन लेती है ताकि कंपनी ग्रोथ करे। छठा पॉइंट इसका, रिडक्शन इन द बर्डन इन द पब्लिक एक्सचेंजर, यानी कि हमेशा से जो पब्लिक कंपनी होती है वो पब्लिक के ऊपर एक तरह से बर्डन होता है, यानी कि बोझ होता है, जब क्योंकि वो लगातार कई कई सालों से घाटे में चलती रहती है और उसको घाटे के उभारने के लिए कोई पॉलिसी सरकार बनाती नहीं है। बनाती है तो वो पॉलिसीज़ उसके स्टाफ में आकर फेल हो जाती हैं, क्योंकि सबका मोटिव उस कंपनी की ग्रोथ नहीं होता, सिर्फ अपनी सैलरी तक लिमिटेड रहता है। ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक sector enterprises has been putting a large burden on the public exchangers because of huge losses incurred by a number of enterprises and growing amount of subsidy payment। अगला पॉइंट इसी का देखते हैं। तो 7th पॉइंट क्या है, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़।
creation of the larger employment and income earning opportunities in the economy। इकनॉमी के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट भी पैदा होता है प्राइवेटाइजेशन होने से, और इनकम भी बढ़ जाती है इकनॉमी के अंदर। इकनॉमी की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब इंडस्ट्री ग्रोथ करती है तो उसके साथ साथ उसका स्टाफ भी ग्रोथ करता है, एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी बढ़ जाते हैं, और दूसरा क्या है, कंट्री भी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगती है। इसका 8 पॉइंट है ग्रेटर अटेंशन टू द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। जो भी प्राइवेट कंपनी होते हैं, जो लक्ष्य रहता है या गोल रहता है वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन रहता है, क्योंकि जब तक कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होगा उसकी फ्यूचर ग्रोथ नहीं होगी, उसकी मार्केट नहीं बढ़ेगी। उसको अपनी मार्केट बढ़ाने के लिए कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पे काम करना पड़ता है। इसीलिए बिफोर सेल सर्विस और आफ्टर सेल सर्विस दोनों पर ही प्राइवेट कंपनी एक बेटर वर्क करती है इन कंपैरिजन ऑफ पब्लिक कंपनी। अगला पॉइंट देखेंगे इसका, रिवाइवल ऑफ द सिक यूनिट। जो बीमार इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि जो लगातार कई सालों से लॉसेस में जा रही थी पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइजेज, जब हमने उनको चेंज करके प्राइवेट सेक्टर में कर दिया, यानी कि कन्वर्ट कर दिया प्राइवेट सेक्टर में, तो क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होने के बाद वही इंडस्ट्री जो कई सालों से लॉस में जा रही थी अब वो प्रॉफिट देने लग गई। प्रॉफिट किस वजह से देने लग गई? प्रॉफिट इस वजह से देने लग गई कि उनका जो मैनेजरियल सिस्टम था, उनकी कंट्रोलिंग पावर थी, ऑर्डर देने की पावर थी, या उनका जो मोटिव था वो अब चेंज हो गया। अब वो सारे सिर्फ ग्रोथ ऑफ कंपनी के लिए काम करने लगे, जो पहले अपनी सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे थे। 10 पॉइंट है इंक्रीज इन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जाए। अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व बढ़ाई जाए। उत्तरदायित्व का मतलब ये है कि मान लो कि कंपनी ए है, कंपनी ए को चलाने वाला एक मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर का मोटिव क्या रहेगा? मिनिस्टर का सिर्फ एक ही मोटिव ये रहेगा कि वो अपनी पार्टी की ग्रोथ के लिए काम करे, उसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से या कंपनी से कोई मतलब नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो उसका हमेशा से मकसद रहता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, यानी कि अपनी यूनिट को बढ़ाना, ग्रोथ करना। कंपनी की ग्रोथ होगी, इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली इकनॉमी की भी ग्रोथ हो जाएगी। तो अकाउंटेबिलिटी इन कंपैरिजन ऑफ पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा होती है। इसका लास्ट पॉइंट है इंक्रीज इन द फाइनेंशियल डिसिप्लिन। प्राइवेट कंपनी के अंदर जो फाइनेंस होता है वो लिमिटेड रिसोर्सेज से लगाया जाता है, इसी वजह से वो अपने कम से कम फाइनेंस से मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पब्लिक कंपनी को फाइनेंशियल असिस्टेंस बजट से मिल जाती है, इसलिए उसको इससे कोई मतलब नहीं होता कि जो भी फंड लगाया है वो यूज़ में आ रहा है या यूज़लेस हो रहा है या बेकार हो रहा है। अब जैसे हर चीज़ के फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी होते हैं, तो उसी तरह से प्राइवेटाइजेशन के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में दिए जाते हैं। यानी कि प्राइवेटाइजेशन से हमेशा फ़ायदे नहीं होते, कुछ नुकसान भी हैं। वो नुकसान क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार। प्राइवेटाइजेशन नॉट ऑलवेज डिज़ायरेबल। प्राइवेटाइजेशन हमेशा से डिज़ायरेबल नहीं होता। डिज़ायरेबल का मतलब ये है कि हमने सोचा कि ए इंडस्ट्री जो अभी लॉस में चल रही है, यानी कि सिक इंडस्ट्री है, अगर उसको हम चेंज करके उसको प्राइवेट इंडस्ट्री बना दें, ए इंडस्ट्री जो हमारी पब्लिक इंडस्ट्री है उसको हम चेंज करके अगर प्राइवेट इंडस्ट्री बना देंगे तो वो प्रॉफिट देने लगेगी। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कंपनी जो पहले पब्लिक कंपनी थी उसका आपने पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बना दिया तो वो प्रॉफिट देने लगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो किस तरह की कंपनी है और किस सर्कमस्टेंसेस में और किस कंडीशन में वो काम कर रही है। ऐसे कई तरह की इंडस्ट्री हो सकती हैं जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से लॉस दे रही हैं, और जब वो प्राइवेट बन जाती हैं तो भी वो उनके सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो भी वो लॉस ही देंगी। अगला पॉइंट है सोशल वेलफेयर नेग्लेक्टेड। जो भी प्राइवेट कंपनी है उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है प्रॉफिट अर्निंग, मैक्सिमाइज़ देयर प्रॉफिट। उसको मतलब नहीं होता कि समाज को किस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, वो हमेशा उसी चीज़ का उत्पादन करती है या उसी चीज़ का प्रोडक्शन करती है जो मैक्सिमाइज़ प्रॉफिट देती है, यानी कि जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, यानी कि उसको मतलब नहीं है समाज के वेलफेयर से। लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर हम पब्लिक कंपनी को देखें तो पब्लिक कंपनी कई ऐसी चीज़ों का भी प्रोडक्शन करती है जिसमें प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, लेकिन फिर भी वो समाज के लिए ज़रूरी चीज़ होती है, इसलिए वो उसका प्रोडक्शन करती है। तीसरा पॉइंट है इसका पॉसिबल अनएम्प्लॉयमेंट। नॉर्मली क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को छोड़ के कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि मशीनों से प्रोडक्शन फास्ट होता है, जल्दी होता है और
चीप होता है। तो उनको लगता है कि अगर वो लेबर इंसेंटिव टेक्निक का यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा, लेट होगा और कॉस्टली भी होगा, जिसकी वजह से उनको मार्केट में कंपटीशन फेस करने के लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसा ही अगर होता रहा और वो लेबर इंसेंटिव को छोड़ के कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक की तरफ चली गई मेथड ऑफ प्रोडक्शन में, तो हमारी क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा देश में, लोगों में बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, क्योंकि उतने लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, 10 लोगों का काम एक अकेली मशीन ही कर देगी। अगला पॉइंट है इसका ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोली। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ चीज़ों में एक कंपनी की मोनोपोली हो जाती है, फिर वो जो ऐसा डिसीजन लेती है पूरी मार्केट को अपने हिसाब से चला पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अभी जियो कंपनी का। जियो कंपनी के आज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, वो जियो के हैं। तो जियो कभी भी चाहे किसी भी पॉलिसी को अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। जियो जैसे ही रेट घटाएगी वैसे आइडिया, वोडा और एयरटेल को भी अपने रेट घटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो रेट नहीं घटाएंगे तो उनका जो यूज़र्स है, जो उनका कंज्यूमर है, वो धीरे धीरे जियो की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने रेट घटाते हैं, जबकि उनको उस मार्केट के अंदर कंपटीशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जियो के तो काफ़ी करोड़ों यूज़र्स हैं। तो अगर वो कम भी पैसा लेता है तो करोड़ों यूज़र्स होने की वजह से उसका प्रॉफिट मार्जिन पैदा हो सकता है। लेकिन उसके उलट अगर हम आइडिया देखें, वोडा देखें या एयरटेल देखें तो उनके पास इतने यूज़र्स नहीं हैं, तो उनके लिए कम प्राइसेस में सर्विसेज देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कंज्यूमर को फिर वर्स्ट सर्विसेज मिलने लगती है, यानी कि सर्विसेज प्रभावित हो जाती है। अगला पॉइंट देखें, पॉसिबिलिटी ऑफ द करप्ट प्रैक्टिसेस। इंडिया के अंदर अगर हम करप्ट प्रैक्टिसेस का एग्जांपल लें तो भ्रष्टाचार तो इंडिया में सब जगह फैला हुआ है और काफ़ी मात्रा में फैला हुआ है। तो ऐसे भ्रष्टाचार को हम बढ़ाने से रोक सकते हैं, और इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका एग्जांपल अगर हम देखें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो द सेल ऑफ द भारत एल्युमिनियम कंपनी यानी कि बेल्को, अ कैश रिच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू स्टरलाइट ग्रुप इन 2000 वाज अंडर वैल्यूड। यानी कि इस बड़ी कंपनी को, जो काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी थी, इसकी एसेट्स का भाग बहुत सारा था, लेकिन फिर भी इसको अंडर वैल्यू करके सरकारी लोगों ने प्राइवेटाइज कर दिया स्टरलाइट ग्रुप को। इसमें हो सकता है कि जैसे ना कई मिनिस्टर्स को या कई जो इसमें ऑफिसर्स होंगे उनको पैसा गया होगा, स्टरलाइट ग्रुप ने उनको ब्राइब किया होगा, उनको करप्शन किया होगा, इसमें उनको पैसा पहुँचाया होगा, जिसकी वजह से उन्होंने इस कंपनी की अंडर वैल्यू कर दी, जिसका लॉस हमारी इकनॉमी को उठाना पड़ा। तो कहते हैं प्राइवेटाइजेशन करने से करप्शन को भी बढ़ावा मिलता है, यानी करप्शन भी बढ़ जाता है। इन मैनी केसेस प्राइवेटाइजेशन आइडेंटिफाइड विद ब्यूब्रिसेशन, यानी कि करप्शन से भी बढ़ावा मिलता है इसके अंदर। अब इसका छठा पॉइंट है लॉपसाइडेड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, यानी कि इंडस्ट्रियाँ जो है उसमें कई तरह की इंडस्ट्री ऐसी है जो प्रॉफिट नहीं देती, जिनको सोशल वेलफेयर के लिए चलाया जाता है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट रुक जाती है प्राइवेटाइजेशन होने पर, क्योंकि प्राइवेट कंपनी ऐसी इंडस्ट्री को चलाना पसंद नहीं करती, जो समाज को चीज़ें सिर्फ प्रोवाइड कराने के लिए, वो भी कॉस्ट प्राइस से भी कम प्राइस पर, प्रोडक्शन प्राइस से भी कम प्राइस पर देनी होती है। तो आगे अगला टॉपिक हम देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा फ्यूचर ऑफ द प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में प्राइवेटाइजेशन के क्या फीचर्स हैं? तो पहला इसका फीचर्स है पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ द 1956 हैड रिजर्व 17 इंडस्ट्रीज़ फॉर द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के लिए 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसके अंदर 17 इंडस्ट्रियों को रिजर्व किया गया था, जिसमें केवल सरकारी ही उस काम को कर सकती है, और 1991 में इसको रिड्यूस करके 8 कर दिया गया। और इसमें से भी 3 मेजर इंडस्ट्रीज़ थी जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही चलाएगा, उनको प्राइवेट सेक्टर नहीं चला सकता। ये थी एटॉमिक एनर्जी, स्पेसिफाइड मिनरल एजेंसीज और रेलवे। यानी कि एटॉमिक से जुड़ी हुई इंडस्ट्री, मिनरल से जुड़ी हुई इंडस्ट्री और रेलवे, ये तीनों इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी सब प्राइवेट हो सकता है। पॉलिसी टूवर्ड द सिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड द फाइनेंशियल रिकॉग्नाइजेशन है एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन, यानी कि BIFR बोर्ड का एक गठन किया गया, एक बनाया गया। इसका काम था कि जो भी सिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी पहचान करना और उनको प्राइवेटाइजेशन के लिए सिफारिश करना। इसको 1987 में सेटअप किया गया था,
जिसका काम था रिवाइवल करना सिख इंडस्ट्रीज़ का। और 1992 में 6 पब्लिक इंटरप्राइजेस ऑल्सो इंक्लूडेड। टोटल 65 केसेस ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी कि CPSE वर रेफर टू द BIFR। BIFR को 65 केसेस रेफ़र किए गए। ओनली 13 कंपनी केम अंडर द BIFR। सिर्फ 13 कंपनियाँ इसके अंदर आई 65 में से। इन 2004 दिसंबर established of the board for reconstruction of the public sector enterprises to advise the government on modernization, go revival, reconstruction of the sick CPSEs. Now minister department are responsible to monitor the sickness। तो 2004 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी मिनिस्टर इंचार्ज होगा या जो ऑफिसर इंचार्ज होगा उस पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का अब वो रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि उसकी जवाबदेही होगी अगर इंडस्ट्री लगातार लॉसेस में जा रही है तो। इन 2015 नवंबर NDA गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी की सरकार ने इसमें थोड़ा सा और चेंजेस लाए। गिविंग प्रायोरिटी टू द क्लोजर ऑफ द क्रोनिकली सिक CPSE। लगातार जो घाटे में चल रही हैं सरकारी कंपनियां उनको अब इन्होंने प्राइवेटाइज करने के लिए प्लानिंग करनी शुरू कर दी। इट हैज़ डिसाइडेड टू क्लोजर ऑफ द 25 सच स्टेट ओन एंटरप्राइजेस एट अर्लीस्ट। द नंबर ऑफ द सिक CPSE केम डाउन फ्रॉम 105 2003 टू 40 2016। तो मोदी गवर्नमेंट ने ऐसे कई इंडस्ट्रीज़ को रिकमेंड किया जो लगातार लॉसेस में जा रही थी, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक PSE हो। तो जो 2003 में जो ऐसे सिक कंपनी थी जिनकी संख्या 105 थी वो मार्च 2016 तक घटकर सिर्फ 40 इंडस्ट्री रह गई। पॉलिसी ऑफ नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था नवरत्ना और मिनी रत्ना। इसमें ऐसी इंडस्ट्रीज़ को पहचानने की कोशिश की गई जो फ्यूचर में मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती हैं, और इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है जो हमारी पूरी इकनॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं। तो इस पे गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया और ऐसी CPSE को नवरत्ना महारत्ना पर स्पेशल फंड एलोकेशन गवर्नमेंट की तरफ से किया गया और पूरी प्लानिंग के साथ इस पर काम शुरू हो गया। चौथा पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पब्लिक कंपनी जब भी प्राइवेट कंपनी होती है तो उसके अंदर कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग शर्त और कंडीशन डिसाइड की जाती हैं कि किस तरह से इस कंपनी को आगे फ्यूचर में रन किया जाएगा। दो तरह से एक पब्लिक कंपनी PSU जो है प्राइवेट में चेंज हो सकती है। पहला तरीका है कि उसके सारे शेयर 100% शेयर जो हैं वो पब्लिक से प्राइवेट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। दूसरा होता है जैसे LIC ऑफ इंडिया है। LIC ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने उसके 49% शेयर ही प्राइवेट को शिफ्ट किए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आप और हम जैसे पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पब्लिक का पैसा प्राइवेट इंडस्ट्री मिसयूज़ करे और उसको डुबो दे, तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने 51% शेयर अपने पास रखे हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। पब्लिक सेक्टर जो थी हमारी अंडरटेकिंग थी, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास ओवर स्टाफ था, यानी कि उनके पास ज़्यादा स्टाफ था। तो ज़्यादा स्टाफ होने की वजह से वो काम कम करते थे और गप्पे ज़्यादा लड़ाते थे। तो जिस वजह से कंपनी ने क्या किया, इस वजह से कंपनी ने उनको एक VRS स्कीम के थ्रू रिटायर करना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट ने 1988 में 1988 से लेकर मार्च 2017 तक VRS स्कीम चलाई जिसमें 6.22 लाख एम्प्लॉयज़ ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, जिसमें उनको उनकी पेंशन और अन्य तरह के जो भी भत्ते थे वो इकट्ठे मिल गए और वो फ्री हो गए। और उसके अलावा गवर्नमेंट में जो ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। अब है डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी इन द पब्लिक सेक्टर यूनिट इन द मार्केट इन गवर्नमेंट हैज़ रेज अबाउट 3,47,400 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ द 2.5 डिकेड। गवर्नमेंट ने 2.5 डिकेड में 3,47,400 करोड़ रुपए का फंड अरेंज किया। किससे अरेंज किया? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को, PSU को प्राइवेट में कन्वर्ट करने में। 1991-1992 से लेकर 2017-18 तक गवर्नमेंट ने इतना फंड जमा किया। तो इस तरह से हमारा प्राइवेटाइजेशन टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है ग्लोबलाइजेशन।
जैसे आप समझते हैं ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है वो ग्लोबल से निकला हुआ है, और ग्लोबल का मतलब है संसार, विश्व। जैसे हम वो ग्लोब देखते थे ना छोटे छोटे क्लासों में, जो पृथ्वी की जैसी एक शेप होती है ग्लोब, जो गोल होता है, उसको घुमाओ तो पूरा वर्ल्ड नज़र आने लगता है। इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यूएसए, लंदन, ब्रिटेन, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सारे देश दिखते हैं ग्लोब के अंदर। तो इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन में भी पूरा विश्व समाहित है। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री with other economic of the world through the trade, capital flow and technology. It means opening up of the economy to the other economic of the world. यानी कि इंडियन इकनॉमी को बाकी इकनॉमिक के लिए, वर्ल्ड की इकनॉमी के लिए खोल दिया गया। अब यहाँ पे फ्री था ट्रेड करना, कोई भी विदेशी कंपनी आके यहाँ पे ट्रेड कर सकती है, अपनी इंडस्ट्री लगा सकती है, अपना प्रोडक्ट बेच सकती है, जिसमें पहले काफ़ी तरह के रिस्ट्रिक्शन होती थी, यानी कई तरह के टैक्सेस लगाए करते थे, जो अब गवर्नमेंट ने उसमें रिलीफ दे दी। पहला पॉइंट है इसका, टू ओपनिंग अप ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ बैरियर्स को रिमूव कर दिया ताकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंडिया में फ्री फ्लो हो जाए। गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया और दूसरी कंपनी के बीच, दूसरी कंट्री के बीच में आ जा सके फ्री, विदाउट इन एनी रिस्ट्रिक्शन। ओपन अप द इकनॉमी फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। गवर्नमेंट ने एफडीआई के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, यानी कि कई तरह की एमएनसीज अब इंडिया इंटर कर गई, और एमएनसी के आने से हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज मिलने लगा, और उन्होंने कई तरह की इंडस्ट्रीज़ में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा दे दिया गया डब्ल्यूएचओ के साथ। जैसे हमारा समझौता हुआ था कि जो इंडिया वर्ल्ड बैंक से जो पैसे लेगा 1991-92 में अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, तो उसको वर्ल्ड के लिए अपनी इकनॉमी के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, और उन सब रिस्ट्रिक्शन को हटाना पड़ेगा जो पहले कई तरह की रिस्ट्रिक्शन थी। इंक्रीज फ्लो ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल, इंटरनेशनल कैपिटल के फ़्लो को भी बढ़ावा मिला इस चीज़ से। इंक्रीज इंटरडिपेंडेंट बिटवीन द कंट्रियाँ एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट्स हो गई, यानी कुछ माल इंडिया से यूरोप को चाहिए, तो कुछ माल यूरोप का इंडिया को चाहिए। तो ये भी एक तरीका था यूनेस्को का एक तरीका था वर्ल्ड वॉर को कंट्रोल करने का, क्योंकि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड होगी तो वो कम से कम एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करेगी। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी इंडिया आई और इंडिया वालों को काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली। इस तरह से इंडिया की जो कोई टेक्नोलॉजी थी वो पूरे वर्ल्ड में पहुंच पाई। एमरजेंस ऑफ द वर्ल्ड मार्केट, पूरे संसार की मार्केट अब एक जगह स्थापित हो गई थी, वो था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यानी कि ऑनलाइन मार्केट के अंदर, यानी कि कंप्यूटर मार्केट हो गया, जैसे गूगल हो गया। इस पे इजीली आप पूरे वर्ल्ड के साथ व्यापारिक समझौते कर सकते हैं। इंक्रीज इंफॉर्मेशन फ्लो, ग्लोबलाइजेशन, मास मीडिया, पीपल इंटरेक्ट विद अदर कंट्रीज़। अब लोगों के लिए संपर्क बनाना दूसरे देशों से काफ़ी आसान हो गया, उनको इन्फॉर्मेशन भी मिलने लगी दूसरे देशों में क्या चीज़ बिक रही है और किस मात्रा में और किस रेट में बिकती है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अब जो है इकोनॉमी हमारी फलने फूलने लगी, उसके ग्रोथ करने लगी, और कई तरह की चीज़ें इंडिया के अंदर विकसित होने लगी। इंक्रीज़ इन क्रॉस कल्चर कॉन्टैक्ट, विदेशी कंपनियों के इंडिया आने से वहाँ उनका कल्चर भी इंडिया आया, और इंडिया को बाकी देशों के, बाकी कंट्रियों के कल्चर के बारे में भी सीखने को बहुत कुछ मिला। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकनॉमी, इसके फीचर्स, एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिपेंड्स ऑन द मार्केट फोर्सेस। बिफोर 1991 फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मार्केट फोर्सेस डिसाइडेड द रेट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, पार्शियल कंजर्वेशन रिमूव्ड इन 1991। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जब इंडिया आया तो इंडिया के बाकी वर्ल्ड से जो है संबंध धीरे धीरे सुधरने लगे। जो पहले हमारा एक्सचेंज रेट था, यानी कोई भी चीज़ अगर इंडिया आनी है तो उसके ऊपर टैक्स जो था, टैरिफ टैक्स जो था, वो तो फिक्स था, 77% तक था, जो अब घटा के 17% कर दिया गया। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, अब इंपोर्ट पॉलिसीज़ को काफ़ी लिबरलाइज कर दिया गया, अब कोई भी आसानी से किसी भी देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता था। अगला है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट, इंपोर्ट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन थी जिसको पूरी तरह से हटा दिया गया।
और अब फ्री हो गया इंडिया विदेशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाने के लिए। ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैव बीन रिड्यूस्ड टू मेक द ट्रेड बिटवीन द नेशन फ्रीयर देन बिफोर द टैरिफ रेट। यानी कि अब जो है टैरिफ रेट को घटा दिया गया, 77% से घटाकर 17% तक कर दिया गया, तो हम विश्व के साथ और अधिक चीज़ों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI, जब MNC कंपनी इंडिया आई तो उन्होंने कई तरह के इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करने शुरू किए। इंडियन कंपनी में उन्होंने शेयर खरीदने शुरू किए और कई इंडियन कंपनी में अब उनका पैसा लगा हुआ है और वो ग्राउंड पे इंडियन कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही हैं। तो इस तरह से FDI को इंडिया में खुद इंडिया ने इनवाइट किया अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू। फॉरेन टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो टेक्नोलॉजी, अब जो टेक्नोलॉजी थी वो विदेशों की टेक्नोलॉजी इंडिया में आई और इंडिया की जो टेक्नोलॉजी वो विदेशों तक गई। यानी कि अब एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश तक पहुंच पाई। इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया का इफ़ेक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन में? इनफ्लो ऑफ द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यानी कि अब मल्टीनेशनल यानी कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में काम करती है, ऐसी कंपनियां इंडिया में आई और उन्होंने अपनी ब्रांचेस खोली, अपनी इंडस्ट्री लगाई, इंडिया के लोगों को रोज़गार दिया। एमरजेंस ऑफ इट एंड BPO सेक्टर, अब BPO सेक्टर यानी कि ऐसी कंपनी ने क्योंकि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट काफ़ी चीप था, यहाँ पे सस्ते में लोग मिल जाते थे काम करने के लिए, तो उन्होंने अपने कॉल सेंटर्स जो है इंडिया में बनाने शुरू कर दिए। एबिलिटी ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इंडिया की धीरे धीरे एडवांस हो गई क्योंकि फ़ॉरेन से लोग अपनी टेक्नोलॉजी ला के इंडिया में उद्योग धंधों में लगाने लगे, इसलिए यहाँ की टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई। प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट टू द स्किल मैन पावर, अब स्किल मैन पावर भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर थी तो उसको भी धीरे धीरे बढ़ावा मिला, उसको भी इसी कंपनी में संबंध स्थापित हुए। सेटिंग अप ऑफ इकोनॉमिक setting up of the special economic zone for the growth of the industrialization, generating employment opportunity, creating the world class infrastructure and in promoting the investment including the foreign investment। इंडिया ने अब क्या था, विश्व के साथ संबंध बनाने शुरू किए तो कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई, कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स पैदा हुए और इंडिया में वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शुरू हुआ। उसके अलावा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो थे वो इंडिया के अंदर एंटर करने शुरू हुए। गार्डन इन द पब्लिक एक्सचेंजर, ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर enterprises has been putting a large burden on the public exchequer because of the huge losses incurred by a number of enterprises and growing amount of subsidy payments। यानी कि इंडिया की इंडस्ट्रीज़ के वर्ल्ड के साथ संबंध होने से हमारे जो इंडियन करेंसी थी उसका डॉलर के मुकाबले रेट में फ्लक्चुएशन होने लगा और अब इंडियन करेंसी मजबूत होनी शुरू हो गई डॉलर के मुकाबले। ग्रेटर अटेंशन टू द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, जो प्राइवेटाइजेशन की इंडस्ट्रीज थी, जो प्राइवेट सेक्टर था, उसका मेन मोटिव था कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना, तो कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा तभी उसकी गुड्स की मांग भी उस अकॉर्डिंग बढ़ पाएगी। ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अब इंडिया के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी आने से, प्राइवेटाइजेशन आने से, इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और कई तरह की नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो गई। रिवाइवल ऑफ द सिक यूनिट, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ थी जो कई लगातार कई सालों से घाटे में ही जा रही थी, उनको भी अब रिवाइवल का मौका मिला MNCs आने से और प्राइवेटाइजेशन होने से। इंक्रीज़ इन अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेट जब इंडस्ट्रीज़ का कंपटीशन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के साथ होने लगा तो कई तरह के चेंजेस पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में भी किए गए और वहाँ पर अब अकाउंटेबिलिटी बना दी गई। यानी कि पहले PSU के लिए, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के लिए, अंडरटेकिंग के लिए पहले किस तरह का कोई रूल नहीं था, अब उनके लिए भी एक कानून व्यवस्था बना दी गई कि अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो उसके लिए उसका मैनेजर, उसका मिनिस्टर इंचार्ज और उसका ऑफिसर इंचार्ज जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो बताएगा कारण कि क्यों इस कंपनी को लगातार लॉसेस हो रहे हैं। इंक्रीज़ इन फाइनेंशियल डिसिप्लिन, गवर्नमेंट कंपनी डिपेंड ऑन द बजट फॉर द फाइनेंशियल नीड, प्राइवेट कंपनी ऑन द बजट फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, प्राइवेट कंपनी को पैसा मिलता है अपने शेयर्स को कैपिटल मार्केट में ले जाने से और गवर्नमेंट कंपनी को पैसा मिलता है बजट से। तो गवर्नमेंट कंपनी चाहे लॉस में जाए चाहे प्रॉफिट में जाए, उसको बजट में से उसका
पैसा मिल जाना है, तो सैलरी इजीली उसके एम्प्लॉयज़ को मिलती रहती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को मार्केट से कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू, यानी कि कैपिटल मार्केट से पैसा मिलता है, तो इसलिए उसको अपनी ग्रोथ और अपनी प्रॉफिट मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना पड़ता है। तो एट लास्ट हम इस मोड पर पहुंच गए हैं कि हमने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पूरा समझ लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप और हम आगे चलेंगे और अगली बार हम किसी नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे या नया टॉपिक कवर करेंगे इकोनॉमिक का, जो है BA LLB सेमेस्टर 2 की इकोनॉमिक 2। तो इकोनॉमिक वैसे तो काफ़ी टफ सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आसान से आसान शब्दों में आपको ये चैप्टर समझाने की कोशिश करूँ और साथ साथ नोट्स भी देता रहूँ। पिछली बार कई तरह के कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए थे कि जो मैंने अपने हैंडराइटिंग के फ़ोटोकॉपी के पेजेस को डाला था वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहे, और PDF लिंक जो मैंने शेयर किया था वो भी काम नहीं कर रहा। उससे भी कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी डाउनलोड करने के लिए। तो ऐसा किसी को भी अगर कोई नोट्स डाउनलोड करने में या PDF डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। मैं डायरेक्ट उनके व्हाट्सएप नंबर पर उनको PDF सेंड कर दूंगा। वो अपना नंबर वहाँ कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। इसी के साथ ही पिछली बार जो मैंने हैंड राइटिंग लिख कर पेजेस में इस चैप्टर कवर करने की कोशिश की थी, तो अब मैंने एक बढ़िया तरीके से टाइप करके और एक PDF बनाकर इस चैप्टर को आपको समझाने की कोशिश की है। तो मेरा नाम मुकेश किरार, और मैं इसी के साथ ही इस चैप्टर को एंड करता हूँ। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द प्राइवेट, जो हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है। ये टॉपिक BA LLB क्लास 11th की इकोनॉमिक्स, उसके अलावा BA BCom की जो इकोनॉमिक्स है फर्स्ट ईयर की, उसके टॉपिक को कवर करता है। स्ट्रक्चरल चेंज इन द इंडियन इकोनॉमी या पोस्ट LPG पॉलिसी ऑफ इंडिया। इस टॉपिक के साथ ही मैं यहाँ विराम देता हूँ अपनी वाणी को, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं नई नई वीडियो इकोनॉमिक्स से जुड़ी आपके साथ शेयर करता रहूँ। उसके अलावा भी कई तरह की एजुकेशनल वीडियो मैं समय समय पर आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, और आपका मेरा साथ इसी तरह बना रहे, और हम दोनों एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक को साधारण आसान भाषा में इसी तरह समझते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।